महायुद्ध। और इस बीच तेहरान में एयर डिफेंस सिस्टम अचानक ही एक्टिव हो गए। दावा है कि आसमान में छोटे ड्रोन या माइक्रो एरियल व्हीकल्स दिखाई दिए, जिसके बाद कई इलाकों में एयर डिफेंस की आवाजें सुनी गई। ईरानी न्यूज एजेंसी फार्स के मुताबिक संदिग्ध ड्रोन दिखने के बाद तुरंत सिस्टम एक्टिव किया गया। MiG-29 फाइटर जेट आसमान की रक्षा के लिए हवा में मंडराने लगे। कुछ देर बाद ईरान ने कहा कि वो सिर्फ अपने एयर डिफेंस सिस्टम का टेस्ट कर रहा था। इधर इजराइल ने भी ईरान पर किसी हमले से इनकार किया। और इधर द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनेई की हालत गंभीर है। वो एक सीक्रेट ठिकाने पर इलाज करा रहे हैं और सुरक्षा कारणों से उनके संपर्क बेहद सीमित है। रिपोर्ट में दावा किया गया कि एक पैर का 3 बार ऑपरेशन हो चुका है और प्रोस्थेटिक का इंतजार है। चेहरे और होठ बुरी तरह झुलसने से बोलने में दिक्कत हो रही है। इसी बीच ईरान में असली ताकत अब इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के जनरल के हाथ में जाने का दावा किया जा रहा है। ईरान के आसमान में सीजफायर के बावजूद बारूद की गंध अभी तक मिटी नहीं है, लेकिन उससे पहले न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट ने तेहरान से लेकर वॉशिंगटन तक खलबली मचा दी है। दावे के मुताबिक ईरान के नए सर्वोच्च नेता मुस्तफा खामेनेई एक सीक्रेट बंकर में मौत से जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं, जहां डॉक्टरों की टीम लगातार उनका इलाज कर रही है। मुस्तफा खामेनेई की मौत से जिंदगी की जंग। अट्ठाईस फरवरी को जब अमेरिकी और इजरायली सेना ने उनके पिता अली खामेनेई के ठिकाने पर बमबारी की थी, उसी हमले में मुस्तफा खामेनेई के गंभीर रूप से घायल होने का दावा किया गया था। 28 फरवरी को हुए हमले में अली खामेनेई, उनकी पत्नी और बेटे की मौत हो गई, लेकिन मुस्तफा बच गए। लेकिन अभी न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक मुस्तफा खामेनेई जिंदा लाश बन गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक मुस्तफा खामेनेई का शरीर जख्मों से छलनी है। उनके एक पैर का 3 बार ऑपरेशन हो चुका है और अब उन्हें कृत्रिम पैर यानी प्रोस्थेटिक लेग का इंतजार है। इतना ही नहीं, धमाके की वजह से मुस्तफा खामेनेई के चेहरे और होंठ भी झुलस गए हैं। यानी रिपोर्ट के मुताबिक मुस्तफा खामेनेई की हालत बहुत गंभीर है। आने वाले समय में उनकी कई प्लास्टिक सर्जरी होनी बाकी है। खामेनेई इस वक्त एक सीक्रेट ठिकाने पर हैं। उनसे मिलना लगभग नामुमकिन है। यहाँ तक कि बड़े सैन्य कमांडर और वरिष्ठ नेता भी उनसे मिलने नहीं जाते। डर है कि कहीं उनकी लोकेशन ट्रेस न हो जाए। उनके आसपास सिर्फ डॉक्टर्स और मेडिकल टीम है। यही वजह है कि सुप्रीम लीडर का पद संभालने के बाद से मुस्तफा न दुनिया के सामने आए हैं, न ही उनकी आवाज किसी ने सुनी है। मुस्तफा खामेनेई को संदेश अब किसी वीडियो कॉल के जरिए नहीं, बल्कि हाथ से लिखी पर्चियों के रूप में गुप्त ठिकानों से बाहर आते हैं। ईरान में सरकार वर्सेस IRGC। एक तरफ मुस्तफा खामेनेई जख्मों से बेहाल हैं, तो दूसरी तरफ ईरान में सत्ता के खात्मे की आहट सुनाई देने लगी है। न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा है कि ईरान में अब सुप्रीम लीडर की नहीं, बल्कि सैन्य अफसरों का राज शुरू हो गया है। मुस्तफा खामेनेई कागजों पर सुप्रीम लीडर जरूर हैं, लेकिन वो महज एक बोर्ड डायरेक्टर बनकर रह गए हैं। असली पावर सेंटर अब इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC के जनरलों के पास है। युद्ध से लेकर कूटनीति तक और हॉर्मुज़ स्ट्रेट को बंद करने से लेकर अमेरिका से बातचीत तोड़ने तक के तमाम बड़े फैसले अब मिलिट्री कमांडर ले रहे हैं। यही नहीं, दावे के मुताबिक ईरान में IRGC के कमांडरों ने राष्ट्रपति मसूद पेज़ेशकियान को भी किनारे कर दिया है। बताया जा रहा है कि अमेरिका के साथ होने वाली शांति वार्ता को भी इन्हीं जनरलों ने ठुकरा दिया है। जहां ईरानी राष्ट्रपति देश की गिरती अर्थव्यवस्था की दुहाई दे रहे हैं, वहीं जनरल युद्ध के रास्ते पर अड़े हैं। ईरान में जनरलों की सत्ता हावी हो रही है और मुस्तफा खामेनेई सिर्फ एक मुखौटा रह गए हैं। और अब आपको ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनेई की हालत बताते हैं। दावे के मुताबिक उनको कहां-कहां चोट लगी है उसे भी जानिए।
और ये देखिए, ये जो है मुस्तफा खामेनेई है। सबसे पहले पैर की बात करें, आप एआई इमेज के माध्यम से समझने की कोशिश कीजिए कि मुस्तफा खामेनेई की इस वक्त क्या स्थिति बनी हुई है। पैर का 3 बार ऑपरेशन हो चुका है, जख्मों से छलनी हो चुके हैं। इनके जो चेहरे पर है गंभीर निशान है, क्योंकि वो इस भयंकर अटैक के बाद में पूरी तरीके से झुलस गए थे। होठ और जो चेहरा है वो बुरी तरीके से झुलस गया, जिसकी वजह से बोलने में दिक्कत है और कृत्रिम पैर लगाने का अब इंतजार है, प्रोस्टेट का इंतजार है। और ऐसे में अब जो है ये तस्वीर जो है लगभग मुस्तफा खामेनेई की है, हालांकि इनसे मिलने तक की इजाजत अब किसी को नहीं है। तो वहीं इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच चल रही जंग से जुड़ी बहुत बड़ी खबर, इजराइल और लेबनान के बीच सीज फायर बढ़ चुका है। 3 हफ्तों के लिए सीज फायर बढ़ाया गया। ट्रंप ने सीज फायर बढ़ाने का ऐलान किया। ट्रंप ने कहा कि दोनों देश सीज फायर बढ़ाने पर सहमत है। लेबनान इजराइल के साथ शानदार बैठक हुई। तो उधर इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने ईरान को लेकर बड़ा बयान दिया। इजराइल के रक्षा मंत्री ने कहा कि इजराइल अमेरिका की ग्रीन सिग्नल का इंतजार कर रहा है ताकि खामेनेई शासन और उसके अधिकारी और उत्तराधिकारियों का खात्मा किया जा सके। उन्होंने आरोप लगाया कि यही शासन इजराइल को खत्म करने की योजना का सूत्रधार है। इजराइल काट्ज ने यह भी कहा कि ईरान को डार्क एज में धकेलने के लिए उसकी ऊर्जा, बिजली और आर्थिक ढांचे को पूरी तरह तबाह किया जाएगा। वहीं हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर अमेरिका और ईरान आमने सामने हैं। एक तरफ ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट में तेल के जहाजों पर भयानक हमले कर रहा है और जहाजों पर कब्जा कर रहा है, तो दूसरी तरफ अमेरिकी नाकेबंदी से ईरान की परेशानी बढ़ गई है। तो वहीं अमेरिका इजराइल ने रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के चीफ जनरल वाहिदी को सबसे बड़ा टारगेट बना लिया है। ईरान में ट्रंप का युद्ध जिस कमांडर से है उसका चेहरा सामने आ गया है। नेतन्याहू को ईरान में जिस जनरल से निपटना है उसका पता लग गया है। ईरान का वॉर कमांडर उस धुरंधर का भी बॉस है जिसके लिए खूंखार कुद्स लड़ा के मर मिटते हैं। ये नाम है मेजर जनरल अहमद वहीदी। उनका ओहदा ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर के बॉस का है। वो अमेरिका इजराइल युद्ध के वॉर कमांडर के तौर पर कुख्यात हो गए हैं, जिसने ट्रंप की धड़कनें बढ़ा रखी है, जिसने नेतन्याहू की टेंशन दोगुनी कर दी है, जिसने भारी देशों की वजीहत कर डाली है, जिसने अमेरिका से समझौता नहीं युद्ध को चुना। ये वही कमांडर है, ईरान का सुपर लड़ाका अहमद वहीदी। इसी के इशारे पर यह युद्ध दोबारा शुरू हुआ है। कमांडर वहीदी ने इस्लामाबाद में जनरल मुनीर को राह ताकने पर मजबूर कर दिया। कमांडर वहीदी ने ट्रंप को सीज फायर बढ़ाने के लिए बेबस किया है। कमांडर वहीदी तय कर रहे हैं कि जंग कहां तक की जाएगी। उन्होंने ऑर्डर दे रखा है कि हॉर्मुज स्ट्रेट से अमेरिका को खदेड़ भगाने तक हमला होगा। वहीदी ने ऐलान किया है कि हॉर्मुज में जो आए उसे तबाह करना है। ट्रंप के नए डील ऑफर के बाद भी कमांडर वहीदी का गुस्सा शांत नहीं हुआ है और इस वजह से हॉर्मुज तेल गलियारे में ईरान ने बड़ा एक्शन ले लिया है। ईरान के रेवोल्यूशनरी लड़ाकों ने 2 जहाजों पर हमला कर दिया। ब्रिटिश रॉयल नेवी के मुताबिक 22 अप्रैल को हॉर्मुज में ईरान ने 3 जहाजों पर हमला किया। इसके साथ ही ईरान ने ओमान तट पर एक जहाज को गनबोट से धुआं कर दिया। ईरान का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। हॉर्मुज से ट्रंप नाकाबंदी हटाएं, ईरान की बनाई शर्तों पर हामी भरें, फिर ईरान समझौते पर सोचेगा। अगर इस बीच अमेरिका इजराइल ने ईरान पर हमले की गलती की तो फिर बदला किस तरह से लिया जाएगा, अब जरा ये भी सुन लीजिए। سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا در پی تهدیدهای مکرر رئیس جمهور امریکا و فرماندهان ارتش متجاوز و تروریست این کشور با تأکید بر آمادگی کامل هشدار داد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در صورت تجاوز و هر گونه اقدام علیه ایران اسلامی بلافاصله به اهداف از پیش تعیین شده
قدرتمندانه هجوم می‌آورند و به امریکای متجاوز و رژیم کودککش صهیونیستی شدیدتر از قبل درس عبرت دیگری خواهند داد. अमेरिका की नाकेबंदी के बावजूद हॉर्मुज में ईरान पूरी तरह से हावी है। ईरान के लड़ाकों ने हॉर्मुज में जिन 2 जहाजों को जब्त किया उसकी डिटेल भी रिलीज की है। साथ ही इनको कब्जे में लेने की एनिमेशन फिल्म भी दिखाई है। रिवोल्यूशनरी गार्ड्स नेवी ने बताया कि MSC फ्रांसिस्का और एपामिनोनिंडास नाम के 2 जहाजों को पकड़ा गया क्योंकि इन जहाजों ने बिना जरूरी परमिट के हॉर्मुज में घुसकर सिक्योरिटी ब्रीच की है। ईरान ने आरोप लगाया कि इन जहाजों ने नेविगेशन सिस्टम के साथ छेड़छाड़ की थी। वहीं ओमान से 15 नॉटिकल मील दूर उत्तर पूर्व में लाइबेरिया के झंडे लगे जहाज को ईरान ने गनबोट से दहला दिया। यानी लड़ाई फिर से छिड़ गई है। यूनाइटेड नेशन में ईरान के दूत अमित सईद इरावनी ने धमकी दी कि जब तक ट्रंप के जंगी जहाज ईरान के करीब मंडराते रहेंगे ये युद्ध नहीं रुकेगा। Will it start again? We hope so. We don't know. We are ready for that. It depends on the United States. If they broke the blockade, I think that the next round of the negotiation will take place. इधर ट्रंप दावा कर रहे हैं कि उनके लगाए ब्लॉकेड से ईरान कंगाल हो गया है। ट्रंप ने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने से ईरान आर्थिक रूप से ठहर चुका है। ईरान इसीलिए डील के लिए गिड़गिड़ा रहा है। ट्रंप ने यह भी बताया कि ईरान को हर दिन $500 मिलियन का नुकसान हो रहा है। हालांकि ट्रंप के दावों की धज्जियां उड़ाकर ईरान ने 2 के बदले 3 जहाजों पर कब्जा कर लिया। अमेरिका ने ईरान के ये 2 जहाज कब्जे में ले रखे हैं। एक है तौस्का और दूसरा MT तिफानी। ईरान ने धमकी दी कि हॉर्मुज स्ट्रेट इजराइल के लिए पूरी तरह बैन है। मतलब ईरान और ओमान के बीच 167 किलोमीटर लंबा 40 किलोमीटर चौड़ा हॉर्मुज तेल गलियारा युद्ध का एपिसेंटर बन गया है। कमांडर वाहिदी का प्लान ट्रंप को हॉर्मुज फ्रंट पर फंसाए रखना है, जिससे ज्यादा से ज्यादा समय का इस्तेमाल हथियारों को जुटाने में किया जाए। तेहरान में मिसाइलों की परेड निकालकर ईरान ने यह जता दिया कि उसके रॉकेट गोदाम पहले से कहीं ज्यादा भरे हुए हैं। इस बीच सीज फायर एक्सटेंशन बढ़ाने के पीछे भी अमेरिका की दलील सामने आई है। अमेरिकी न्यूज आउटलेट एक्सियोस की रिपोर्ट में जानकारी दी गई कि ट्रंप ने ईरान में अंदरूनी गुटबाजी खत्म करने के लिए समय सीमा को बढ़ाया है। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि IRGC के बड़े कमांडरों की मिलिट्री काउंसिल सब कंट्रोल कर रही है। खामनेई ऊपर जरूर हैं, लेकिन उन तक पहुंच के लिए पॉलिटिकल लीडरशिप इस वक्त IRGC और उसकी मिलिट्री काउंसिल पर निर्भर है। सवाल ऐसे में ये है, क्या फैसले IRGC या जनरल अहमद वहीदी ले रहे हैं? तालिबाफ से लेकर अराकची तक सब सीज फायर पर वही रुख आगे कर रहे हैं जो वाया IRGC उन तक पहुंच रहा है। जनरल वाहिदी का दबदबा ईरान में आज से नहीं है। वो अली खामनेई के भरोसेमंद हैं। उन्हें कमांडर सुलेमानी का खास कहा जाता है। ईरान के इस वॉर कमांडर ने बड़ी जिम्मेदारियां बखूबी निभाई है। जनरल वाहिदी इब्राहिम रईसी के कार्यकाल के दौरान ईरान के गृह मंत्री थे। महमूद अहमदी नेजाद के राष्ट्रपति पद पर रहने के दौरान वाहिदी रक्षा मंत्री के पद पर भी रहे। जनरल अहमद वाहिदी पहले कुद्स फोर्स के कमांडर रह चुके हैं। वो भी कासिम सुलेमानी की इस एलिट यूनिट के कमान संभालने के पहले की बात है। अर्जेंटीना में 1994 में हुए AMIA बम धमाके के मामले में भी इंटरपोल ने वाहिदी को वांटेड करार दिया था। जनरल वाहिदी की सोच सुप्रीम लीडर अली खामनेई से मेल खाती है। वाहिदी अमेरिका और इजराइल से समझौते के सख्त खिलाफ बताए जाते हैं। हॉर्मुज पर उनकी बनाई शर्तें ये बता रही है कि ट्रंप कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लें, युद्ध रुकने वाला नहीं है। ईरान की संसद ने हॉर्मुज पर कंट्रोल के लिए 12 पॉइंट का एक बिल तैयार किया है। संसद से मुहर लगने के बाद ईरान कानूनन तरीके से हॉर्मुज पर कंट्रोल कर सकेगा। ईरान के नए बिल से सबसे ज्यादा नुकसान इजराइल और उसके करीबी देशों को होगा, जिसमें ग्रीस, UAE, सोमालीलैंड भी शामिल है। मेहर न्यूज के मुताबिक ईरान ने जो प्रस्ताव तैयार किया है उसमें हॉर्मुज को अपना हिस्सा बताया है। इस प्रस्ताव में कहा गया कि जिन देशों ने जंग में अमेरिका को नुकसान पहुंचाया है उनके जहाजों को हॉर्मुज से गुजरने की मंजूरी नहीं दी जाएगी। इजराइल के दोस्त देश को अपने जहाज ले जाने के लिए ईरान की सर्वोच्च परिषद से इजाजत लेनी होगी।
जब इजराइल पर संकट आएगा तो अमेरिका कहां चुप रहेगा। जाहिर है ट्रंप युद्ध से दूर नहीं रह सकते। कम से कम जनरल वैदी के वॉर कमांडर रहते, अमेरिका इजराइल को बराबर टक्कर मिलने की गारंटी दी गई है। और इधर इजराइल ने लेबनान के साथ 3 हफ्ते की सीजफायर का ऐलान कर दिया है, लेकिन दूसरी तरफ वो लेबनान और हिजबुल्लाह पर लगातार हमले कर रहा है। सीजफायर के ऐलान से ठीक पहले इजराइल ने लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू किया और इजराइल का दावा है कि उसकी सेना ने हिजबुल्लाह के 2 कमांडर्स को ढेर कर दिया है। तो इजराइल के हमले के बाद हिजबुल्लाह ने भी तगड़े पलटवार की धमकी दी है। जंग नहीं रुकेगी। नेतन्याहू ने अपने मिशन का विस्तार कर दिया है। नेतन्याहू तब भी नहीं रुके थे जब लेबनान में सीज फायर का ऐलान किया गया। अब वो ईरान के खिलाफ भी सबसे बड़ी जंग की तैयारी कर रहे हैं। לציר האיראני. עוד לא סיימנו את המלאכה, אבל העולם כבר מכיר. नेतन्याहू की चाल ढाल सब बदल गई है। वो जश्न के कार्यक्रम में भी बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर पहुंच रहे हैं। ये नेतन्याहू के अंदर का डर है या युद्ध का नया संकल्प? लेबनान की जमीन आग से धधक रही है। हिजबुल्लाह के सैकड़ों लड़ाके मारे जा रहे हैं और साउथ लेबनान में इजराइल ने बफर जोन बना दिया है। 40 दिन बाद ट्रंप महायुद्ध और सीज फायर के बीच उलझे हुए हैं, लेकिन नेतन्याहू का इरादा एकदम क्लियर है। कामयाबी लेकिन अब भी कोसों दूर है। लेबनान में तबाही साफ साफ दिखाई दे रही है। गाजा में साइलेंट ऑपरेशन ऑन है। तुर्की नया टारगेट बन गया है। हॉर्मुज जंग के बीच सबसे बड़ी पहेली बन गई है। लेकिन इस जंग में चीन अमेरिका की सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है। ट्रंप जंग में उलझी हुई बातें कर रहे हैं। कभी युद्ध की बातें करते हैं, कभी पीस टॉक, कभी सीज फायर की तारीख बढ़ा देते हैं, जबकि नेतन्याहू लेबनान से लेकर तुर्की और ईरान तक महायुद्ध करने के लिए तैयार हैं। את האיום המיידי הזה הסרנו, ואנחנו נמשיך ללחום בכל כוחנו במדינות הטרור, וכמובן גם באנשי הטרור, שפוגעים בכוונה תחילה בחפים מפשע. नेतन्याहू को लेबनान में युद्ध लड़ने से कोई दिक्कत नहीं है। ईरान से जंग लड़ने से भी उन्हें कोई ऐतराज नहीं है। वो चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं, हमने तो ईरान से परमाणु खतरे को भी पूरी तरह से खत्म कर दिया है। तो क्या वो 3 मोर्चे पर बिना रोक टोक के सबसे बड़ा युद्ध करना चाहते हैं? इजराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू, जो आमतौर पर सूट बूट में दिखते हैं, इस बार अलग अंदाज में नजर आए। काली जैकेट, उसके अंदर साफ दिखाई दी बुलेट प्रूफ वेस्ट। अब सवाल ये नहीं कि उन्होंने जैकेट क्यों पहनी, सवाल ये है उनका मिशन क्या है, उनका अगला टारगेट कौन है, वो कब तक युद्ध लड़ना चाहते हैं। והיום נאלצנו לצאת יחד עם בעלת בריתנו הגדולה ארצות הברית נגד מדינת הטרור בה"א הידיעה שאכן מאיימת על העולם כולו וכבר תקפה מדינות רבות, תקפה את האזרחים שלהם. नेतन्याहू जंग करने पर आमादा हैं, लेकिन ट्रंप युद्ध में पॉज चाहते हैं। उन्होंने ईरान के साथ डील करने के लिए सीज फायर तक की तारीख बढ़ा दी है। ऐसे में ट्रंप के सीज फायर वाले दावे के बाद हॉर्मुज में तनाव भी चरम पर है। ईरान की नौसेना ने नाकेबंदी पार करने वाले 3 जहाजों पर हमला कर दिया, जबकि इजराइल से संबंध रखने वाले 2 जहाजों को जब्त कर लिया। IRGC ने इन जहाजों पर नियमों का पालन न करने का आरोप लगाया और बयान जारी किया।
ये जहाज बिना अनुमति के काम कर रहे थे, नेविगेशन सिस्टम के साथ छेड़छाड़ करके समुद्री सुरक्षा को खतरे में डाल रहे थे। دو فروند کشتی متخلف به نام‌های MSC فرانچسکا متعلق به رژیم صهیونیستی इजराइल पहले ही कई फ्रंट पर उलझा हुआ है। गाजा में अभी तक ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ। लेबनान में हिजबुल्ला वक्त के साथ जोरदार पलटवार कर रहा है। ट्रंप हॉर्मुज में उलझे हुए हैं, लेकिन नेतन्याहू सीधे तेहरान पर हमले की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन इजराइल में उनके ही खिलाफ उनके ही देश में मोर्चा खुला हुआ है। इजरायली सेना के पूर्व चीफ ऑफ स्टाफ डैन हॉलुट्स ने नेतन्याहू पर ही सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने इजराइल को हाईजैक कर लिया है, सरकार के रिसोर्स को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी समझते हैं और ईरान के खिलाफ युद्ध में नाकाम रहे हैं। डैन हॉलुट्स का यह बयान बताता है कि नेतन्याहू के खिलाफ सिस्टम के अंदर से ही बगावत की आग जलनी शुरू हो चुकी है। इजराइल की राजनीति पहले ही सड़कों पर बटी हुई है। एक तरफ नेतन्याहू समर्थक, दूसरी तरफ युद्ध से थकी जनता। तेल अवीव की सड़कों पर प्रदर्शन करने वाले परिवार पूछ रहे हैं, ये जंग कब खत्म होगी? क्या इजराइल में पैदा होने वाला हर बच्चा सिर्फ युद्ध करेगा? और इजराइल के अंदर से उठते इन सवालों में नेतन्याहू खुद घिरे हुए दिखाई दे रहे हैं और बार बार कह रहे हैं कि अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है। את הנחישות שלנו להגן על עצמנו, להגן לא רק על עצמנו, להגן על האנושות. युद्ध के 3 मोर्चों पर घिरे इजराइल के लिए ये युद्ध अब गले की फांस बन गए हैं। ये सिर्फ जंग नहीं, ये ओवरलोडेड वॉर मशीन है। इतिहास गवाह है, जो देश एक साथ कई मोर्चों पर लड़ता है वो या तो सुपर पावर बनता है या फिर टूट जाता है। सवाल है, क्या इजराइल अपनी ताकत से ज्यादा लड़ाई लड़ रहा है? 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने बड़ा अटैक किया। गाजा वॉर शुरू हुई। इसके बाद मल्टी फ्रंट वॉर की शुरुआत हो गई। 8 अक्टूबर 2023 को हिजबुल्ला ने रॉकेट दागे। इजराइल के नॉर्दर्न फ्रंट पर जंग शुरू हो गई। अक्टूबर नवंबर 2023 और फिर मार्च 2026 में हुती ने रेड सी में शिप को टारगेट किया। यहां भी एक मोर्चा खुल गया। सितंबर 2024 में हिजबुल्ला के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया। पेजर ब्लास्ट हुए, हसन नसरल्ला पर टारगेट अटैक किए। जून 2025 में पहली बार ईरान और इजराइल के बीच सीधी जंग शुरू हुई। 28 फरवरी 2026 को इजराइल और अमेरिका ने साथ मिलकर के ईरान पर हमला कर दिया। इसके बाद जंग कई मोर्चों पर खुल चुकी है। ईरान और लेबनान के मोर्चों पर कागजों में सीज फायर है, लेकिन अंदर ही अंदर युद्ध की आग बढ़ती जा रही है। लेबनान के मोर्चे पर इजराइल और हिजबुल्ला के बीच तो कभी जंग खत्म ही नहीं हुई। सबसे बड़ा सवाल अब ये कि अगला हमला सीधे तेहरान पर होगा। अगर अमेरिका और इजराइल ने तेहरान पर हमला कर दिया तो ये सिर्फ हमला नहीं होगा, बल्कि ये होगा युद्ध का विस्फोट, क्योंकि ईरान फिर चुप नहीं बैठेगा। اونجا به هیئت آمریکایی گفتم تو این مرزیم، اگر از این جلوتر بیاد قطعا میزنیم. 15 دقیقه فقط از ما وقت خواستن. گفتم آره حالا 15 دقیقه وقت بدیم، ما دستور میدیم که برگردن و دستور. ये जंग एक बार फिर पूरे मिडिल ईस्ट में शुरू हो जाएगी। तेल ठिकानों पर फिर हमले होंगे। तेल की सप्लाई ठप हो सकती है। दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल सकती है। तो क्या नेतन्याहू ये सब जानते हुए भी आगे बढ़ रहे हैं? क्या इस बार दुनिया को बड़ा आर्थिक झटका लगने वाला है? लेकिन क्या ईरान को हराना इतना आसान है? ईरान की असल ताकत आखिर क्या है? तेहरान सिर्फ बयान नहीं दे रहा, उसके पास है बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम, ड्रोन नेटवर्क और पूरे मिडिल ईस्ट में प्रॉक्सी ग्रुप। और सबसे बड़ी बात, ईरान ने कई बार दिखाया है कि वो सीधे हमला करने से पीछे नहीं हटता। क्या इस बार टकराव सीधा और खुला होगा? इजराइल की ताकत उसकी टेक्नोलॉजी और मिलिट्री है, लेकिन लंबी जंग उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। रिजर्व फोर्स पर दबाव बढ़ता जा रहा है, आर्थिक बोझ भी बढ़ रहा है। देश के अंदर से सवाल ऐसे में खड़े हो रहे हैं,
कोई भी देश लगातार मल्टी फ्रंट वॉर लंबे समय तक नहीं लड़ सकता। क्या यही इजराइल की सबसे बड़ी परीक्षा बनने जा रही है? तेहरान भी तैयार है, हॉर्मुज़ सुलग रहा है, लेबनान जल रहा है और नेतन्याहू बुलेट प्रूफ आउटफिट में घूम रहे हैं। सवाल अब और भी खतरनाक हो गया है। क्या ये सिर्फ एक और जंग है या वो आग है जो पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले सकती है? और अमेरिका से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। पेंटागन ने अंदाजा जताया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में बिछाई गई बारूदी सुरंगों को साफ करने में करीब 6 महीने का वक्त लग सकता है। पेंटागन ने यह जानकारी अमेरिकी सांसदों को एक क्लासिफाइड ब्रीफिंग में दी है। अब ट्रंप की इस जंग को लेकर अमेरिका में सवाल उठने लगे हैं। अमेरिका में ईरान के खिलाफ चल रही इस जंग की लागत, रणनीति और अमेरिका के असली मकसद को लेकर सवाल किए जा रहे हैं। तो उधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हॉर्मुज़ को लेकर बहुत ही सख्त बयान दिया है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि उन्होंने अमेरिकी नेवी को हॉर्मुज़ में बारूदी सुरंगें बिछा रहे छोटे जहाजों को तबाह करने का ऑर्डर दिया है। ट्रंप ने यह भी दावा किया कि अमेरिकी जहाज लगातार हॉर्मुज़ स्ट्रेट से बारूदी सुरंग हटाने का काम कर रहे हैं। ट्रंप ने इस काम को 3 गुना तेज करने के आदेश दिए। ट्रंप ने अपनी दूसरे पोस्ट में दावा किया कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट पूरी तरह अमेरिका के नियंत्रण में है। अमेरिकी नेवी की परमिशन के बिना कोई भी जहाज यहां से निकल नहीं सकता। जब तक ईरान किसी समझौते पर नहीं आता तब तक स्ट्रेट पूरी तरह बंद रहेगा। उन्होंने दावा किया कि ईरान को यह समझने में बहुत मुश्किल हो रही है कि उनका नेता कौन है। ईरान युद्ध में बुरी तरह हार रहा है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि ट्रंप ने ईरान को क्या क्या धमकी दी है। ट्रंप ने कहा कि बारूदी सुरंगें बिछा रहे जहाज एक्शन के आदेश उनको दे दिए गए हैं। अमेरिकी नेवी माइंस वाले बोट को तबाह करेगी। उन्होंने कहा कि बारूदी सुरंगें हटाने का काम 3 गुना तेज हो गया है। हॉर्मुज़ स्ट्रेट पूरी तरीके से अमेरिका के कंट्रोल में है। उन्होंने दावा किया कि ट्रंप ने कहा कि अमेरिका के परमिशन के बिना कोई भी जहाज यहां से नहीं निकल सकता। ईरान जब तक समझौता नहीं करेगा हॉर्मुज़ बंद रहेगा। यह दावा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से किया गया। समंदर में अमेरिका और ईरान के बीच टकराव खुलकर सामने आ गया है। एक तरफ IRGC ने जहाज जब्त करने का वीडियो जारी किया तो कुछ ही घंटों बाद अमेरिका ने ईरान का तेल ले जा रहे टैंकर को रोकने का वीडियो दिखा दिया। ये कार्रवाई नाकेबंदी के बीच हुई। अमेरिका ने कहा कि उसने प्रतिबंधित टैंकर को रोका जो ईरान का तेल ले जा रहा था। तो वहीं ईरान ने अमेरिका को चेतावनी दी है कि समंदर में घुसते ही अमेरिकी जंगी जहाज तबाह कर दिए जाएंगे। जमीन पर सीज फायर है लेकिन समंदर में शोले बरस रहे हैं क्योंकि अमेरिका और ईरान ने वॉर जोन को अब उफान मारती इन लहरों के ऊपर शिफ्ट कर दिया है। हॉर्मुज़ पर हफ्ता वसूली की होड़ में दोनों मुल्कों ने इस गलियारे को बदलापुर बना डाला। पहले अमेरिका ने आर्मी के दम पर ईरानी जहाजों पर कब्जा किया और अब ईरान ने भी पलटवार में अपना दमखम दिखाया। हॉर्मुज़ से गुजर रहे ऐसे जहाजों को ईरान ने बीच समंदर टारगेट किया जो उसके कायदे कानून के मुताबिक नहीं गुजर रहे थे। पहला जहाज है पनामा का झंडा लगा MSC फ्रांसिस्का और दूसरा लाइबेरिया के झंडे वाला एपामिनोडस। दोनों ही फिलहाल ईरान के कब्जे में हैं। जहाजों पर एक्शन से ज्यादा दिलचस्प एक्शन का तरीका है क्योंकि पहले अमेरिका ने भी अपने कमांडो के जरिए ईरानी जहाजों को जब्त किया था और अब करीब करीब उसी अंदाज में ईरान ने भी समंदर में अपनी ताकत दिखाई। वैसे जंग के आगाज के साथ ही ईरान ने हॉर्मुज़ में अड़ंगा डालकर दुनिया को बता दिया था कि वो क्या कर सकता है। लेकिन जब सीज फायर के बाद भी ईरान हॉर्मुज़ का ताला खोलने को तैयार नहीं हुआ तो अमेरिका ने भी समंदर में अपना नाका लगा दिया। यानी एक तरफ ईरान का पहरा और दूसरी तरफ अमेरिका का डर। जमीन एक्शन और दोनों तरफ से जुबानी दावों से साफ है कि अब हॉर्मुज़ से ही जंग का फ्यूचर तय होगा। ईरान को इंतजार है कि अमेरिका अपना तामझाम उठाकर वापस लौट जाए और अमेरिका के अरमान है कि ईरान उसकी शर्तों पर हॉर्मुज़ का रास्ता पहले की तरह खोल कर रखे, जो फिलहाल मुमकिन हो पाना बेहद मुश्किल नजर आता है।